बाबा बाबा साईं, वो लोग सबीहा को न जाने अपने साथ कहाँ ले गए। हम बाज़ार में थे, वो नकाबपोश थे, मैं इन्हें देख नहीं सकी। आप कुछ करें, उसे बचाएं प्लीज़ बाबा। वो मुस्तकिल रोए जा रही थी, इसकी हिचकियाँ बंद गई थी, मगर सामने खड़े अफराद हनूज़ खामोश थे। मुलाजमों में चहमगोइयाँ होने लगी। चंद देख के अलावा सारे इस मंजर से महफूज हो रहे थे। गांव के सरदार की हवेली में चौधरी खानदान में अगर कोई ऐसा तमाशा हो रहा था तो यकीनन खबर बड़ी थी, और यही मुलाजमीन अपने गपशप में पूरे गांव में ये खबर जंगल में आग की तरह फैला देते। बाबा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वो लोग आपकी बेटी को ले गए, आप भेजें अपने बंदों को उनके पीछे। इसने रोने के बीच में कहा था। बस बंद कर दो अपना ये ढोंग। उसकी सिसकियों की आवाज़ के साथ नवाज़ की बुलंद आवाज़ गूंजी थी। उसका लहजा ज़्यादा दिल तड़पा देने वाला था या इसके अल्फाज ज़्यादा अजियतनाक थे? इसके लिए शायद दोनों ही। वो हैरत का मुजस्मा बनी, अपना रोना भूलकर सामने खड़े अपने भाई के अल्फाज से कोई मतलब अखज़ करने लगी। तुम सब जाओ, इधर से अपने अपने काम करो। मिदत ने मुलाजमीन से कहा। वो लोग अपना समूह लेकर रह गए। अभी तो इन्हें मज़ा आना शुरू हुआ था। इनमें से बाज़ को इससे हमदर्दी भी हो रही थी, मगर वो तादाद में एक या दो थे जो इसके यहाँ आने से पहले हुआ था उसने इसे अपने घर में काम करने वालों की नज़रों तक में गिरा दिया था। सारे मुलाजमीन हुक्म मिलते ही इधर उधर हो गए। ये आप क्या क्या कह रहे हैं अदा? उसने बेयकीनी से कहा। मासूम मत बनो, जैसे तुम्हें किसी चीज़ का इल्म ही नहीं। नवाज़ ने फिर से गुस्से से इसकी तरफ देखते हुए कहा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे सच में इल्म नहीं। आयमा रोना धोना छोड़कर हैरान सी अपनी वजाहत दे रही थी। इसकी छठी इस बार इस सब का कसूरवार रुखसाना और हूर जहाँ को ठहरा रही थी। किस चीज़ का इल्म नहीं कि तुम्हें कि सुबीहा अपनी यूनिवर्सिटी में किसी लड़के से? मैं कह भी नहीं पा रहा और तुम? नवाज़ ने ज़बत से अपनी मुठियाँ बीछी थी। मिद्दत ने इसे चुप करवाना चाहा, लेकिन मलक हुसैन ने हाथ के इशारे से इन्हें रोक दिया। रुखसाना और हूर जहाँ अपनी कामयाबी का तमाशा देख रही थी। बिलाखिर जो मंज़र वो अरसे से देखना चाहती थी वो मंज़र आज उनके सामने था। वो लड़की जिससे वो दोनों शदीद नफ़रत करती थी आज बेबसी से अपने बहन के किरदार की सफाइयाँ दे रही थी। सच में भाई, ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं। उसने फिर से यकीन दिलाना चाहा। अच्छा, तो क्या वो हमारी इज्जतों का जनाजा निकाल कर उस लड़के के साथ नहीं गई? क्या तुम खुद इसे छोड़कर नहीं आई? उसकी आवाज़ में शदीद सख्ती थी। मुलाजम जो इधर उधर हो गए थे चुपके से ये सारा मंजर देख रहे थे, और अब वो सारे मुंह पर हाथ जमाए अपनी खुसर फुसर शुरू कर चुके थे। चंद बूढ़ी औरतें कानों को हाथ लगाकर तौबा तौबा कर रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और कौन सा लड़का? मैं किसी को नहीं जानती। मैंने अभी बताया, उसे अगवा किया उन लोगों ने। वो लोग उसे गाड़ी में बिठा कर ले गए। कुछ करें, उसे बचाएं, देर मत करें। उसने अपने हाथ जोड़े थे। झूठ, सब झूठ। और कितना झूठ बोलोगी तुम? इसने सदमे की कैफियत में आयमा के करीब जाते हुए कहा। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े थे। रुखसाना के लबों पर दिल फ्रेब मुस्कुराहट आई थी। झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरी बहन ऐसी नहीं है। अब की बार वो हलक के बल चिल्लाई थी। उसे क्या कहोगी तुम? नवाज़ ने अपना फ़ोन इसकी नज़रों के सामने लहराते। उसके सामने एक तस्वीर थी, सबीहा और मुआज़ की तस्वीर। इनके दरमियान चंद कदम का फासला था। तस्वीर काफ़ी दूर से ली गई थी। वो दोनों शायद किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे, क्योंकि सबीहा इसमें कुछ कह रही थी जबकि मुआज़ मुँह नीचे किए मुस्कुरा रहा था। आयमा ने सदमे और बेयकीनी से मोबाइल को देखा। नवाज़ की जताती निगाहें इसे कांपने पर मजबूर कर रही थी। उसने कपकपाते हाथों से मोबाइल लेना चाहा, मगर नवाज़ ने अपना हाथ पीछे खींच दिया। क्या कहोगी अब तुम? नूर जहाँ ने इसे घूरते हुए सख्त लहजे में पूछा। इसका बोलना मिद्दत को सख्त जहर लगा था, मगर खामोश रहना इसकी मजबूरी थी। गांव और उसकी रवायतों में जकड़ी औरतें। आयमा के कानों में जैसे ही हूर जहाँ की आवाज़ टकराई थी, वो शिद्दत जज्बात से लबरेज होकर इसकी सिमत तेज़ी से बढ़ी और इसे पीछे धक्का दिया। रुखसाना ने इसे फ़ौरन थामा। वो लम्हा भर में नीचे होती। आपका बस नहीं चला इतना सब कुछ करवाने के बाद भी? क्यों हमारी खुशियाँ आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही? क्यों? आयमा मुसलसल चिल्ला रही थी, जबकि रुखसाना बस इसे रोकने में मसरूफ़ थी। गुस्से के आलम में आयमा ने रुखसाना को भी पीछे धकेला। न जाने वो किस तरह पीछे पलटी थी कि अचानक उसके असाब शल हुए और वो रगड़ खाती हुई पुश्त के बल ज़मीन पर गिरी थी। साईं, आप बदतमीज़! उसने गिरते ही पहले नवाज़ फिर आयमा से कहा था। आयमा, क्या बदतमीज़ी है ये? नवाज़ ने इसका बाजू पकड़कर इसे पीछे किया था और फिर ज़मीन पर गिरी रुखसाना को उठाने के लिए आगे बढ़ा। कोई बदतमीज़ी नहीं कर रही हूँ मैं। पूछें इनसे, अमाद को पैसे देकर क्या आपने सबीहा को धमकी अमेज़ ख़त नहीं भिजवाए थे? आपकी बेटी मिलती रही है मर्दों से। इल्ज़ाम आप मेरी मासूम बहन पर लगवा रही हैं, और अगवा भी आपने ही उसे करवाया। ये भी मुझे अब पता चल चुका है। आप तो ये भी नहीं चाहती थी कि मेरी सिकंदर से शादी हो। आप अपनी इस रुखसाना की शादी करवाना चाहती थी। और अगले लम्हे एक सन्नाटेदार थप्पड़ आयमा के मुँह पर पड़ा था। मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम मेरी बहन हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हो। अपनी गलती और अपने कसूर को इस तरह से छुपाओगी तुम? अपना सारा सामान वो इस वक्त अकेले लेकर तो नहीं जा सकती ना?
इसकी मदद तो की है तुमने, नवाज़ ने चुभते हुए लहजे में कहा था। तस्वीर देख लेने के बाद उसे अपने बहन के किसी आंसू की सफाई पर यकीन नहीं आ रहा था। यकीन तो मलक हुसैन को भी नहीं आ रहा था। न जाने वो अब तक कैसे खामोश थे। हूर जहाँ जो इसके मुंह से ऐसे इंकशाफ सुनकर बुत बनी हुई थी। नवाज़ आगे बढ़कर आयमा को थप्पड़ मारने से इसकी खोई हुई हिम्मत फिर से लौटी थी, वरना आयमा ने तो सच में ही उसे हवास बाख्ता कर दिया था। रुखसाना के लौटे हुए हवास भी वापस आए थे। आयमा सदमे और तकलीफ़ की मिली जुली कैफियत के साथ अपने सुन्न होते गाल पर हाथ रखे खड़ी थी। उसे तो ज़िंदगी में कभी किसी ने नहीं मारा था और अब बगैर किसी वजह के इतनी निदामत उठाने के बाद अपने दिल अजीज़ भाई से थप्पड़ पड़ गया था। भाई मैं सच कह रही हूँ, आयमा ने हिचकियों से भीगे लहजे में कहा। इसकी आवाज़ इंतहाई धीमी और टूटी हुई थी। तुम किस तरह से मुझ पर और मेरी माँ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हो? हम तुम्हारी खुशियों में शरीक हो रहे हैं और मैं तुम्हारे शौहर को अपना भाई मानती हूँ। मैं तो इन्हें सिकंदर भाई कहती हूँ। और बस खामोश हो जाओ, किसी को भी मज़ीद तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। जिसने जो कहना था वो कह दिया। मेरी बेटी ने जुर्म किया और मेरी बेटी ने इसके जुर्म में इसकी मदद किया, तो अब फैसला चौधरी मलक हुसैन के पास है। नवाज़ इसे ले जाकर कमरे में बंद कर दो। उसे क्या सज़ा मिलनी, इसका फ़ैसला मैं कल करूँगा। रुखसाना ने इसे मज़ीद जलील करना चाहा था, मगर मलक हुसैन ने एक ही जुमला कहकर इसे और वहाँ मौजूद सब नफूस को रोक दिया। आयमा के दिल में जो कहीं ये गलतफहमी छुपी थी कि उसके बाबा इसे सुन लेंगे, उसका यकीन कर लेंगे, उसका मान रख लेंगे, वो झाग की तरह बह गई। इसने जो सोचा था कि अभी इसके बाबा सबको चुप करवा देंगे, इसका नाम पुकारेंगे, इसे अपने पास बुलाएंगे, पर उसके बाबा ने वाकई सबको चुप तो करवा दिया था, मगर उसकी हमायत नहीं ली थी, इसका नाम नहीं पुकारा था। इसे तो मुजरिम का मददगार बना दिया था, और ऐसे मुजरिम का जो बेकसूर था। उसके बाबा ने इसे अपने पास नहीं बुलाया था, बल्कि इसे बहुत दूर कर दिया था, अपनी बहन नज़रों से दूर। जो सच में वो इतनी देर से कहती रही, सब ने इसे एक मनगढ़ंत कहानी समझ ली थी। जो झूठ था उसे सच मान लिया था। आज उसके घर वालों ने इसे अपनी ही नज़रों में गिरा दिया था। नवाज़ ने हुक्म मिलते ही इसका बाजू पकड़ लिया। आयमा ने भी खुद को ढीला छोड़ दिया। वो इसे खींचने लगा और वो खींचती चली गई। इसकी नज़रें हनूज़ मलक हुसैन के चेहरे की तरह थी। वो बेयकीनी से इनकी तरफ देख रही थी। अपने हमेशा मोहब्बत करने वाले बाप की आंखों में क्या कुछ था, इसकी निगाहों में शिकवा, शिकायत, तकलीफ़, उम्मीद। मलक हुसैन ने फ़ौरन अपनी बेटी की नज़रों से घबरा कर अपना रुख बदला, और इस रुख का बदलना था कि जो वो कब से बमुश्किल अपने कदमों को घसीट रही थी। अपना होश खो बैठी और अपने भाई की बाहों में जुड़ गई। नवाज़ इसके यूं बेहोश हो जाने पर घबरा गया। इसने फ़ौरन से इसे बाजू में उठाया और इसे इसके कमरे में जाकर लिटा दिया। मिद्दत उसके पीछे भागी आई थी। उसने फ़ौरन डॉक्टर को बुलाने का कहा। मलक हुसैन वहीं रखे सोफ़े पर ढह गए। अपनी रिवायत को मद्देनज़र रखते हुए इतनी बड़ी गलती की सज़ा इन्हें लाजमी देनी थी, मगर अपनी प्यारी बेटी के लिए कोई सख्त फ़ैसला लेना भी तो मुश्किल काम था। रुखसाना और हूर जहाँ जिनके चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी, वो फ़ौरन गहरी हुई थी, मगर नवाज़ उसकी परवाह करना रुखसाना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वो कमरे में जाना चाहती थी, मगर जाने की हिम्मत नहीं रखती थी। वो दोनों ऊपर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। उनका लगाया हुआ तमाशा ख़त्म हो गया था, और इसका अंजाम इनकी सोच से भी ज़्यादा हसीन निकला। हल्की हल्की जिस्म में सरायत कर देने वाली ठंड और खनकी महसूस होने पर उसने अपनी बोझल आंखें खोलने की कोशिश की, मगर ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने इसे गूंद से चिपका दिया। और बंद आंखों से उसने महसूस किया कि वो फ़र्श पर लेटी हुई है। फ़र्श में टाइल्स जगह जगह से उखड़े हुए। एक उखड़ा हुआ टाइल इसकी कमर में बुरी तरह चुभ रहा था। कराहते हुए इसने अपनी बोझल होती आंखों को फिर से खोलने की कोशिश की। उसके पूरे जिस्म में दर्द से टीसें उठ रही थी। सर भी बुरी तरह चकरा रहा था। दवाइयों का असर ख़त्म हो रहा था। वो गनूदगी से बाहर आ रही थी। कोशिश के बाद वो अपनी आंखें नीम वा करने में कामयाब होगी। इसकी खुली आंखों से इसने सामने देखना चाहा। कमरे में घुप अंधेरा था, मंजर भी धुंधला था। इसने अपनी पलकें बार बार झपकी। मज़ीद थोड़ी देर बाद इसकी निगाहें अंधेरे से मनूस हो चुकी थीं। सबीहा ने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। कमरा फर्नीचर और आराइश से मुकम्मल तौर पर पाक था। कमरे का दरवाज़ा बंद था। दरवाजे के नीचे मौजूद दर्ज से ना होने के बराबर रोशनी अंदर आने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इसने दीवार का सहारा लेकर खड़े होने की कोशिश की। इसका पोर पोर दर्द कर रहा था। फिर भी जैसे ही इसने अपनी टांगों को जम्बश दी, उसी लम्हे लोह के आपस में टकराने की आवाज़ आई। टांगों के बोझ से इसने यही अंदाज़ा लगाया कि इसे यकीनन जंजीरों से बांधा गया। अलबत्ता हाथ आज़ाद थे, और इसका अंदाज़ा दुरुस्त भी था। पता नहीं वो कौन लोग थे और इससे क्या चाहते थे, इसके साथ क्या सलूक करेंगे। आखिर उनका इसे अगवा करने का मकसद क्या था। वो जितना सोचती इस कदर इसका सर मज़ीद दर्द करने लगता। इसने बाहर किसी को मदद के लिए पुकारने की कोशिश करनी चाहिए, मगर अपने हलक को बिल्कुल खुश्क पाया, इसलिए इसने अपना इरादा तर्क कर दिया। अगर वो चिल्ला कर अपना हलक सुखा लेती तो इसके पास पानी कहाँ से आता। कोई इसे पानी देगा भी या नहीं, छोड़ो देखते हैं क्या होता। इसने दिल में सोचा था। बहरहाल घबराहट इसे हो रही थी, बढ़ती हुई खनकी और घबराहट के मारे इसने अपनी टांगों को सेकड़ कर अपने घुटनों पर हाथ बांधकर बाजुओं में मुंह छुपा लिया। जंजीर की आवाज़ कमरे के सुकूत को तोड़ने लगी और वो खुद में मज़ीद सिमटती गई।
देखें आप इनका बहुत ख्याल रखें, खासकर इनके सुकून का। ज़रा सी बेहतियाती से 2 ज़िंदगियों को नुकसान पहुंचता है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाला बच्चा दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ जाए। डॉक्टर ने मिद्दत से कहा। एमा नींद दराज थी जबकि नवाज़ अब कमरे से निकलकर मर्दान खाने चला गया था, जहाँ मलक हुसैन पहले से मौजूद सोचों के गर्दाब में डूबे हुए थे। अल्लाह ना करे डॉक्टर साहब, आप कैसी बातें करती हैं? मिद्दत ने दिल थामते हुए कहा। एमा के आंसू एक बार फिर से जारी हो चुके थे। डॉक्टर ने इसका रोना देख के इसे गुस्से से घूरा। आप कुछ होश के नाखून लें, आपका रोना आपके लिए ही नुकसानदायक। डॉक्टर ने इसे बुरी तरह झिड़क दिया। जी मैं ख्याल रखूँगी, आयमा ने सहमते हुए जवाब दिया। इन्हें वक्त पर दवाई दें और फिर मुझे भी इजाज़त दें। डॉक्टर ने मिद्दत को समझाते इससे अलविदाई मुसाफा किया, फिर एक मुलाजमा की हमराही में बाहर तक चली गई। मिद्दत एक बेचारगी नज़र आयमा पर डालते हुए इसके करीब आई। आयमा ये सब क्या है? मिद्दत ने इसके करीब बैठते हुए इससे पूछा। सब झूठ है अम्मी, वो लोग बहुतान लगा रहे हैं। क्या आपको अपनी तरबियत पर यकीन नहीं है? इसने आंसू पोंछते अपनी सफाई में कहा। मुझे यकीन है, पर सिर्फ मेरे यकीन करने से क्या होगा? मैं मानती हूँ वक्त गुजर चुका है, सब ने बहुत तरक्की कर लिया, मगर सरदार अपनी रवायतें अभी भी याद रखे हुए हैं। अभी भी इस जुर्म की सज़ा वही दी जाती है जो बरसों पहले से दी जाती रही है। मितन ने स्पोर्ट्स चेहरे से कहा था। इसके चेहरे से इसके जज्बात का पता नहीं चल सका। आप मुझे डरा रही हैं, आयमा ने घबराते हुए जवाब दिया। जिसका खुद का डर के मारे बुरा हो रहा, वो किसी को क्या डराएगा? मिद्दत के लहजे से साफ बेबसी झलक रही थी। एक न एक दिन तो सबको ही चले जाना है, आयमा ने आखिरकार हार मानते हुए कहा। मेरी बच्ची, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी माँ से जो बन पड़ा वो करेगी। इसकी बात पर मिद्दत ने इसे गले लगाते हुए तसल्ली दी। हवेली के अकब से मलक चौधरी का डेरा था। डेरे में खास लोग हर वक्त मौजूद रहते। इर्द गिर्द मौजूद सफ़ेदे के सायादार दरख्त थे। डेरे के बाहर ही 4 चारपाइयाँ डली थी, वहीं जिरगा भी मुनक्कद होता। ठंडी ठंडी हवा ने सूरज की इद्दत को काफ़ी कम कर दिया था। सर्दी रात में मज़ीद बढ़ जाती। नवाज़ जब डेरे की सिमत आया तो इस वक्त मलक हुसैन ने सारे लोगों को बाहर निकाला हुआ था और ख़ुद अकेला अंदर सोचों के महवर में गर्क था। इसे धचका भी तो नाकाबिले यकीन लगा था। चौधरी ने अपनी बेटियों को बेटों की तरह मोहब्बत दी थी, उनमें कभी फ़र्क नहीं किया। शफ़क़त के साथ साथ प्यार भी दिया। वो पढ़ना चाहती थी, इसने पढ़ाया, उनकी हर ख्वाहिश पूरी की। चौधरी की देखा देखी गांव के दीगर लोगों ने भी अपनी बेटियों को पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया था। वो अपनी बेटियों के मामले में काफ़ी हसास था, लेकिन उसे अपनी रवायात और इक़दार की फ़िक्र थी। जो सज़ा इस जुर्म की मुकर्रर थी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। मगर दूसरी तरफ गांव में बसने वाले इसके लोग, क्या ये इंसाफ होगा? अगर कोई अजनबी लड़की या ऐसी लड़की जिससे इसका कोई करीबी ताल्लुक़ ना होता और वो इस जुर्म की पादाश में इसके फ़ैसले के लिए लाई जाती तो आँख बंद करके फ़ैसला कर देता। मगर अब अगर वो अपनी बेटियों के लिए वो फ़ैसला नहीं कर पाता तो अपने दिल की सुन लेता, तो क्या ये दूसरी लड़कियों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो जाती? कानून तो सबके लिए एक ही जैसा होता, मगर अपने दिल का क्या किया जाए जो बार बार दहल रहा था, चीख रहा था। क्या सोच रहे हैं आप बाबा साईं? क्या फ़ैसला करेंगे आप इसका? क्या जिरगा बुलाएं? नवाज़ ने कमरे में दाखिल होते ही मलक हुसैन के पहलू में जगह संभालते हुए इसके पुरसोच चेहरे की तरफ देखते हुए इस्तफसार किया। क्या अपने घर की इज़्ज़तों को हम जिरगों में लाएंगे? मलक हुसैन के माथे पर त्योरी चढ़ी। पर बाबा, हमारी रवायात, क्या आप उसे माफ़ करने का सोच रहे हैं? उसने कुछ सोचते अपने बाप के ख्यालात को टटोला। ऐसे जुर्म की माफ़ी हरगिज़ नहीं है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरी बेटियां ऐसा भी कर सकती हैं। लहजे में अफसोस के साथ साथ बेयकीनी भी थी। वो कर चुकी हैं। नवाज़ बड़बड़ाया। इसकी बड़बड़ाहट मलक हुसैन के कानों तक भी पहुंच गई थी। यही बेबसी है। काश कि मैंने उनसे मोहब्बत ना की होती तो आज मेरे लिए ये सब कुछ आसान हो जाता। इन्हें खुद से दूर रखा था, मगर गम की तस्वीर बने वो अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे। नवाज़ को ये बातें इश्तियाल दिला गई। इसका मिजाज ऐसा बिल्कुल नहीं था, इसमें रहमदिली नहीं थी, वो सफाक इंसान था। बाबा, क्या आपकी बेटियों ने सोचा था जुर्म करने से पहले, ख़ानदान भर की इज्जत रोंदने से पहले, जब उसे हया नहीं आई तो आप क्यों इसकी फ़िक्र कर रहे हैं? नवाज़ ने दबे दबे लहजे में दांत खिचखिचाते हुए कहा। तुम मेरे वारिस हो नवाज़, मेरे बाद तुम ही सरदार हो। शायद मैं अभी फ़ैसला ना कर सकूं, बल्कि सच में मैं फ़ैसला नहीं कर पा रहा। एक बाप की मोहब्बत एक सरदार को उसका फ़ैसला करने से रोक रही है। मुझे वक्त चाहिए। इंतहाई रूहान से लहजे में मलक हुसैन ने बेबसी ज़ाहिर की। करीब था कि ज़बत टूट जाता, मगर वो तो मर्द थे ना, किसी के सामने अश्क नहीं बहा सकते थे। मुझे खुशी है बाबा, आपने मुझे वारिस चुना। मुझे इस फ़ैसले की फ़िक्र नहीं है। मुझे जो हमारी रवायत में है वही होगा। इसने हतमी लहजे में कहा। मुझे फ़िक्र फ़ैसले की नहीं है, बल्कि उबैद की तरफ से किए जाने वाले रद्द-ए-अमल की है। न जाने वो क्या करें। आयमान के ख़ानदान को वारिस देनी है। इस मौके पर रद्द-ए-अमल शदीद हो सकता है। उनके चेहरे पर फ़िक्र की परछाइयाँ रक्स कर रही थी। तो फिर सज़ा को विलादत तक मनसूख कर देते हैं। नवाज़ ने मैनीखेज़ लहजे में कहा। मलक हुसैन ने जवाबन इस बात में सर हिलाया। वो लड़का हरगिज़ ज़िंदा नहीं बचना चाहिए जिसकी वजह से मेरी बेटी ने यह इंतहाई कदम उठाया। कुछ लम्हे बाद मलक हुसैन गुस्से से बोली, आपके हुक्म की तामील ज़रूर होगी मेरे सरदार। मैं खुद भी ऐसा ही चाहता हूँ, बल्कि उसे मैं खुद अंजाम तक पहुँचाऊँगा। उस बात से नवाज़ अंदर तक सरशार हो गया था। अब उसे इस लड़के का पता करना था, वो कौन है और कहाँ रहता है। अगले दिन सर्दी ने शिद्दत पकड़ ली थी। खाली मैदानी इलाके के सबब
सर्दी हड्डियों में उतरती महसूस हो रही थी। बाहर की मुनासबत से हवेली का अंदरूनी मौसम भी काफ़ी सर्द था। लाउंज में नवाज़ ने सबको जमा कर लिया था। सब लोग घबराए घबराए से अपने कमरों से बाहर निकले। आमा अभी तक कमरे में बंद थी। ऊर्जा और रुखसाना खुशी खुशी गले मिलते अपने कमरों से चहकती हुई बाहर निकल रही थी। सीढ़ियों से नीचे कदम रखते ही दोनों ने अपने चेहरे के तासरात पर काबू पा लिया था। मलक हुसैन ने भी अपने दिल पर जबर कर लिया था। उन्हें सख्त बनना पड़ा। उनके नज़दीक सख्त बनना पड़ता है, आवाम के लिए, दर्स देने के लिए, इंसाफ के लिए। आयमा को कमरे से बाहर लेकर आओ, मलक हुसैन की हुक्मिया आवाज़ गूंजी। मुलाजमा हुक्म की तामील के लिए आयमा के कमरे की तरफ बढ़ गई। मिदत का दिल घबराने लगी। वो जानती थी कि क्या फ़ैसला होने लगा। जानती तो वो भी थी जिसके मुकद्दर का फ़ैसला किया जा रहा था, मगर मुकद्दर के फ़ैसले खालिक करता है, तहलीक नहीं। न जाने कब से वो अपने बाजुओं में मुंह छुपाए बैठी थी। बैठे बिठाए इसकी कमर अकड़ गई। ऊपर से सर्दी की शुरुआत और कच्चा पक्का फर्श। इसके जिस्म में शदीद दर्द होने लगा था। इसकी टांगें जंजीरों से बंधी थी, वरना वो थोड़ी सी देर उठकर चहलकदमी ही कर लेती, मगर क्या किया जाए, मजबूरी। अब तो इसे भूख भी सताने लगी थी। उसके ख्याल में से यहाँ लाए हुए 2 दिन गुजर चुके थे। क्या मुझे ढूंढने के लिए कोई भी नहीं आया? क्या मेरी किसी को भी फिक्र नहीं हो रही? हो सकता है कि ढूंढ रहे हों, मैं मिल जाऊंगी उन्हें। आयमा पता नहीं घर कैसे पहुंची होगी। उसे यकीनन ड्राइवर ले गया और फिर उसने मेरे बारे में भी सबको बता दिया होगा, और अब यकीनन मेरी तलाश जारी होगी। मुझे इन लोगों ने शायद शहर में छुपाया, वरना अगर मैं गाँव में होती तो यकीनन अब तक तो हवेली पहुंच चुकी होती। ये लोग भी अपने अंजाम को पहुंच चुके होते। अंधेरे और भूख प्यास से बेहाल होते वो खुद को दिलासे दे रही थी। आखिर को और कर भी क्या सकती थी। कुछ लम्हों बाद दरवाजे में चाबी लगने की आवाज़ आई। फिर क्लिक की आवाज़ के साथ एक नकाबपोश अंदर दाखिल हुआ। अंधेरा काफ़ी था और बाहर भी अंधेरा ही था, मगर उस कमरे से थोड़ा कम, शायद उधर 0 पावर का बल्ब जल रहा था, जिसकी ना काफ़ी रोशनी कमरे में नहीं पहुंच पा रही थी। उस आदमी के हाथों में कुछ था, मगर क्या था वो उसे समझ नहीं आया। उसने एक हाथ अपनी जेब में डालकर टॉर्च बाहर निकाली और इसे जला दी। रोशनी इतनी तेज़ थी कि बेख्तियार सबिहा को अपनी आंखों पर हाथ रखना पड़ा, जबकि हकीकत में रोशनी इतनी तेज़ नहीं थी, बल्कि इसे अंधेरे में इतनी देर गुजर चुकी थी कि इसकी आंखें रोशनी से मानूस नहीं हो पा रही थी। उसने अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से थोड़ा दूर करके इसकी दर्द से झांकने की कोशिश की। आंखें अध खुली थी। वो आदमी कमरे में इधर उधर टॉर्च डालकर इसका जायज़ा ले रहा था, फिर सर झटक कर बाहर चला गया। दरवाज़ा उसने खुला छोड़ दिया था, या शायद वो भूल गया था। इसे तो खाना लाना चाहिए था मेरे लिए। पता नहीं वो क्या करने चला गया। हो सकता है कि वही लाने गया। उसने दिल में सोचते इन हालात में भी खुशफहमी पाली थी। इस रोने वाले माहौल और हालात के बावजूद इसे रोना नहीं आ रहा था। ये बात खुद इसके लिए भी हैरान कुन थी। या शायद वो रोना नहीं चाहती थी, मजबूत रहना चाहती थी, और ये सच भी था। कुछ देर बाद वही आदमी हाथ में स्टूल पकड़े अंदर कमरे में दाखिल हुआ। सबिहा ने हैरत से इसे देखा। अंदर कमरे में आकर इसने ऊपर दीवारों में कुछ तलाश करना चाहा। फिर एक दीवार को अपनी नज़रों में रखते हुए इसने करीब जाकर स्टूल पर रख दिया और अपनी एक जेब से एक छोटा सा नाइट बल्ब बाहर निकाला। फिर स्टूल पर चढ़कर टॉर्च को दांतों में दबाया, बल्ब होल्डर में घुमाकर इसे फिक्स कर दिया। सबिहा को अब सारी कहानी समझ आ गई थी। इसने गहरी सांस अंदर उतारी। अब वो आदमी कोने में लगे हुए स्विच बोर्ड के बटन खोल बंद करके चेक कर रहा था, और फिर एक बटन के खुलने पर कमरे में हल्की हल्की सब्ज़ रोशनी बिखर गई। रोशनी इतनी हल्की थी कि इसे बार बार अपनी आंखें बंद नहीं करनी पड़ी थी। कमरा अब सब्ज़ रोशनी में नहाया हुआ नज़र आ रहा था। इस आदमी ने टॉर्च को बंद करके वापस अपनी जेब में डाली और दूसरे हाथ से स्टूल पकड़कर वापस कमरे से बाहर जाने लगा। सबिहा का दिल चाहा कि वो इस आदमी से खाना लाने का ही कह दे, मगर वो खुद में इस बात की हिम्मत ही पैदा नहीं कर सकी। वो आदमी भी दरवाज़ा फिर से बंद करके बाहर चला गया। पीछे वो गुस्से और बेबसी से दरवाजे को देखने लगी। इसने अपनी टांगें सीधी फैलाई ताकि जिस्म का दर्द कुछ कम कर सके। चंद लम्हे गुजर जाने के बाद कमरे का दरवाज़ा फिर से खुला और एक दूसरा आदमी खाने की ट्रे पकड़े अंदर दाखिल हुआ। ट्रे बिल्कुल इसके सामने रख दी। कमीज़ शलवार के ऊपर इन तमाम लोगों ने अपने चेहरे बड़े रुमाल से लपेटे हुए थे। इस आदमी का और इससे पिछले वाले आदमी का हुलिया भी ऐसा ही था। रोशनी होने के सबब इसने इसका जायज़ा लिया। एक निगाह गलत डाले बगैर वो आदमी वापस जाने लगा। सुनो, मेरी बात सुनो। सबिहा के पुकारने पर भी इसको पर कोई असर नहीं हुआ। वो शख्स कुव्वते समाज से महरूम हो। मुझे यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए। वो आदमी बस दरवाज़ा बंद ही करने लगा था जब इसकी बात पर रुका। इसे एक नज़र देखा। कल ही यहाँ बंद हुई हो। धड़ से दरवाज़ा बंद हुआ और एक बार फिर कमरे में सुकूत छा गया। इंतहाई भारी और स्पॉट लहजे में कही जाने वाली बात ने सबिहा के जिस्म में सनसनी दौड़ा दी थी। इसने अपने सामने रखी खाने की ट्रे को देखा। वह बिल्कुल पतली और छोटी छोटी सी रोटियां थी। इसके साथ ही पीली पतली दाल। इसकी भूख इसकी बात से ही उड़ चुकी थी कि इसे यहाँ आए हुए सिर्फ एक ही दिन गुजरा है, और इस एक दिन में इसने कितना कुछ बर्दाश्त कर लिया था। भूख, सर्दी, कैद, दर्द, जहनी अजियत। एक दिन से मैं यहाँ बंद हूँ। अगर मैं घर पहुँच भी गई तो कोई यकीन नहीं करेगा कि मुझे अगवा किया गया था। मैं कैसे सफाई दूँगी अपने घर से बाहर गुजारे हुए दिनों की। हमारी रिवायत में तो इसकी सज़ा
मौत है, जिंदा दरगोर करने वाली मौत, दर्दनाक सदा। हमारी रवायत में तो ऐसी औरतों को कब्र में गाड़ देते हैं और मर्दों को या तो गोली मार देते हैं या फिर गाँवों के हवाले कर देते हैं, वो फिर इसके साथ जो मर्जी सलूक करें। एक सरदार के ख़ानदान के फ़र्द को तो जुर्म करने पर लाजमी सज़ा मिलती। काश मैं सरदार की बेटी ही नहीं होती, एक आम से ख़ानदान में पैदा होने वाली लड़की होती, या फिर इस गाँव की नहीं होती। काश तन्हाई में तरह तरह के ख्यालात इसे डरा रहे थे। इसे ये सब कुछ खुद से कहते वो फूट फूट कर रोने लगी। और कितनी बहादुर बनती वो, बहुत मुश्किल था। इसके लिए बहते अश्कों के साथ वो ठंडे फर्श पर लेट गई। ये तय हो चुका था अब इसके आंसू नहीं रुकने थे। कुछ देर पहले वो भूख से किस कदर बेचैन थी, मगर अब इसी से मुंह मोड़े बैठी थी और खाना इसके सामने रखा ठंडा हो रहा था, या फिर अपने खाने वाले से महरूम। इस लड़की से बात क्यों की तुमने? उस आदमी के बाहर निकलते ही दूसरे आदमी ने सर्द अंदाज से इससे पूछा। इतने देर से इसने कोई तमाशा नहीं किया, इसलिए मैंने बता दिया और मैंने ज़्यादा बात नहीं की। उसने सिर्फ यही पूछा था कि वो कब से इधर। इस आदमी ने भी सर्द अंदाज में इसे जवाब दिया। तो तुम्हें हमदर्दी हो रही है? इसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में इसके कंधे पर थप्पड़ मारा। बकवास बंद कर। इसने तलखी से इसका हाथ जकड़कर इसका कॉलर झटक कर उसका कॉलर पकड़ लिया। क्या हुआ? तुम्हें तो सच में हमदर्दी हो रही है? कोई असर लिए बगैर इसने सामने वाले आदमी को जिच किया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस किस्म की बेहुदा बात करने की? गुस्से से आग बबूला होकर इसने इसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया।